हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले हम 35 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन द फिगर गिवन बिलो, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with EFGH as the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively। तब पूछा जा रहा है कि द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या होगा। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है यही शेड किया हुआ है, इसकी एरिया हमें बतानी है। तो देखिए, यहाँ से एक चीज क्लियर दिख रहा है कि ये जो लाइन ड्रॉ की जा रही है, ये जो रेड कलर से लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ ये इससे ऊपर वाला पार्ट, ये शेडेड पोर्शन जो है, यानी ब्लैक कलर का शेडेड जो है, ये एक सेमी सर्कल है। तो शेडेड पोर्शन में तो एक कंप्लीट सेमी सर्कल आ रहा है, उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है। तो क्यों ना हम सेमी सर्कल की एरिया कैलकुलेट कर लें एंड फिर उसमें प्लस कर देंगे ये जो शेडेड पोर्शन है, ये ब्लैक कलर वाला, इसको तो हमें मिल जाएगा सेमी सर्कल शेडेड पोर्शन की एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई की जगह 22/7 रख लेते हैं इंटू आर स्क्वायर। देखिए ये पूरी साइड यानी कि ये जो है डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर कितना है 14, यानी कि स्क्वायर की साइड, और उसका हाफ कर देंगे तो 7 × 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड 2 से ये 11। तो फाइनल कितना आ गया, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि ये चीज़ हमें क्लियर पता चल गया कि ये जो ब्लैक कलर से ऊपर वाला शेडेड पोर्शन है, इसकी एरिया कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है ये। अब हमें ये नीचे का चाहिए। तो देखिए नीचे में क्यों ना हम इसकी एरिया इस तरीके से कैलकुलेट कर लें कि ये जो देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, FHDC या CDHF एक रेक्टेंगल है। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया में से ये जो क्वाड्रेंट है, यहाँ से ऐसे जो बन रहा है ये क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट नंबर 2, इसकी एरिया को माइनस कर दें तो ये वाला शेडेड पोर्शन नहीं मिल जाएगा, ये जो ब्लैक कलर से शेडेड है। तो बस हम अभी यही करेंगे, इसकी एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो देखिए, दो क्वाड्रेंट को अगर हम एक जगह मिला दें, कंबाइन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। और ऑलरेडी हम सेमी सर्कल की एरिया निकाल चुके हैं ये, यानी वो भी सेमी सर्कल तो सेम ही होगा, इसकी एरिया कितना होगा, 77 ही होगा। तो बस अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेक्टेंगल की एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का नाम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, CDHF। इसकी एरिया तो L इंटू बी हो जाएगा, और L इंटू बी लेंथ तो 14 होगा, ये 14 ही होगा CD, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। इंटू ब्रेथ, अब ये हाफ हो चुका है, यहाँ से यहाँ का ये जो लेंथ होगा ये हमारा F है। तो 14 × 7 डेट इज 98, राइट। अब देखिए इस रेक्टेंगल की एरिया में से हमें क्या करना होगा, सेमी सर्कल की एरिया को माइनस करना होगा। तो ये हमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो ब्लैक कलर से दिख रहा है शेडेड, ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। सो 98 एंड माइनस कितना करना पड़ेगा आपको, 77। तो माइनस कर लीजिए, 8 से 7 जाएगा 1, एंड 9 से 8 जाएगा 2, 21, राइट। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला शेडेड पोर्शन, यानी कि यहाँ से नीचे वाला एरिया, ऊपर वाला तो ऑलरेडी निकल चुका है ये 77, और नीचे जो है ये कितना मिल गया आपको, 21। तो टोटल शेडेड पोर्शन कितना हो गया, 77 एंड 21। तो 7 और 1 8, और ये 2 98। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए 37 में क्या कह रहा है, given below is the picture of the Olympics rings made by the taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each. Interesting in a such a way that the chord formed by the joining the point of intersection of two circles is also of the length of 1 centimeter. The total area of the all dotted region, assuming the thickness of the region to be negligible, is। देखिए सिंपल सा क्या कह रहा है कि ये ओलंपिक्स के जो है ये लोगो होता है, और उसी का ये रिंग्स है। इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि इसकी थिकनेस को हमें नेग्लेजिबल मानना है। और यहाँ ये जो कोड दिख रहा है आपको रेड कलर से, यहाँ से जो ब्लैक कलर का बना हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर का है। और सर्कल की रेडियस की बात करें तो ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर ही है, राइट। तब पूछा जा रहा है कि ये जो डॉटेड रीजन है, इसकी टोटल एरिया कितनी हो जाएगी।
तो देखिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि डॉटेड रीजन की अगर यहाँ से हमने ये रेड लाइन जो ड्रॉ किया है तो दो डॉटेड रीजन है, एक तो ये वाला बॉटम वाला हो गया राइट, और ये इसके टॉप वाला हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए अगर हमें एक की एरिया निकालनी है यहाँ से, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ऐसे। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख जाएगा। अगर इसको हम ओ कह लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्टर की एरिया ओ ए बी की। और सेक्टर की एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दें तो ये वाला रीजन हमें मिल जाएगा, ये पोर्शन मिल जाएगा। और जितना ये होगा उतना ही तो ये वाला भी होगा। तो देखिए ऐसे कितने हैं टोटल, दो इसमें हो जाएगा, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो इसमें भी होगा, दो यहाँ भी होंगे और दो यहाँ भी होंगे, तो टोटल कितना हो गया 8। तो 8 की एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस यही का चीज़ हम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन, या फिर सिंपली इसको ऐसे लगा लें आप, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है। बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए ऑप्शन में पाई के ही टर्म में, तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। तो 22 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू तो ऐसे ही रहने दीजिए, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए रेडियस क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, 1 इंटू थीटा। अब देखिए क्लियर है कि ये जो कोड दिया था, कोड की लेंथ भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है, कोड की भी लेंथ, यानी ये जो लेंथ है ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, ये सेंटर है। तो ये जो ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, एंड अपॉन 360, ये हो गया। बस एक जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। तो फाइनल क्या मिल गया यहाँ से आपको, पाई अपॉन 6, राइट। ये एरिया ऑफ सेक्टर हमें मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखिए साइड तो 1 सेंटीमीटर ही है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, इट मीन्स √3/4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है कि ये जो डॉटेड रीजन है इसकी एरिया क्या होगी, और ऐसे डॉटेड रीजन कितना है, 8 है। तो देखिए अगर हम सेक्टर के एरिया में से, यानी कि इस पूरे एरिया में से ऐसे जो चल रहा है, इस पूरे में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को, यानी इस वाले एरिया को माइनस कर दिए, जिसको मैंने ये कर दिया, शेड कर दिया, तो देखिए क्लियर नीचे वाला दिख जाएगा। तो ऐसे 8 हैं, तो 8 ले लें आप, और 8 के बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकल चुका है पाई/6, तो पाई/6 एंड माइनस √3/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/2। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 में क्या दे रखा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। देखिए अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो एक सर्कल है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। वैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं, पर कोई नहीं, हम इसको सपोज करके चल रहा है, ये सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो जाएगा, जो सेंटर से पास करेगा, राइट। अब देखिए हमें अगर डायगोनल्स की लेंथ मिल गया तो हम इसकी साइड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्लियर मेंशन है कि ये इसकी साइड अगर ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये देखिए क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा जो स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर की डायगोनल निकाल दें, या इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, तो देखिए ए सी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा अब आपको, ए सी इज इक्वल टू मिल जाएगा √a² प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2a², यानी ए सी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, √2 इंटू ए बाहर आ जाएगा। तो ये डायगोनल की लेंथ हो गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं डायगोनल की लेंथ, जो डायगोनल होगा वही डायमीटर होगा। तो जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ, यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 100, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ से रेडियस अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, या सिंपली 2r कैलकुलेट कर लीजिए ना यहाँ से, क्योंकि 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 100, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा ये पाई। तो 2r को ही हम क्या कहते हैं, d कहते हैं, क्योंकि d बराबर 2r होता है। तो ये कितना मिल जाएगा अब आपको, 100/पाई मिल जाएगा। यानी कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल को ही तो हम AC कह रहे हैं, यानी d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AC, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया 100/पाई, राइट। अब देखिए AC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें मिल चुका है
√2/a, तो यहाँ पे रख दीजिए ऐसे की जगह √2a इज इक्वल टू 100/5। अब यहाँ से जब हम a कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई में इधर की तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 100 एंड डिवाइडेड बाय √2 पाई, तो 100/√2 पाई करेक्ट आंसर होगा इसका, 100/√2 पाई यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 में है, कह रहा द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस, ये दो इक्वेशन दिया और इसके सॉल्यूशंस पूछे जा रहे हैं। तो पहले तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि ये कौन सा इक्वेशन किस तरीके का इक्वेशन बन रहा है। देखिए 3 का पावर क्या है, x प्लस वाई एंड इज इक्वल टू है 243। तो क्यों नहीं इसको ऐसे लिख लिया जाए, 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर, आई थिंक 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 5, यानी 3 का पावर आप 5 रखेंगे तो ये 243 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब बेस सेम है तो बेस से बेस को एलिमिनेट कर दीजिए, तो फाइनल क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ जो गिवन है, यानी 243 का पावर है x माइनस वाई, राइट, एंड इज इक्वल टू है 3। तो यहाँ पे भी हम क्यों नहीं, इसको 243 था, यहाँ भी 243 है, तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए 3 का पावर 5 एंड इनटू में जो पहले से पावर चल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो 3। अब यहाँ पे देखिए ये 3 का पावर 5 से x माइनस वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई एंड इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 तो डेफिनेटली होगा, तो 3 से 3 अगेन इस बेस कैंसिल कर दीजिए, तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए इससे, तो a1/a2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a1 की कोफिशिएंट 1 है तो 1 एंड अपॉन यहाँ क्या मिल जाएगा 5, एंड b1/b2 कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए अगर b1/b2 कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b होता है y की कोफिशिएंट, तो y की कोफिशिएंट अगेन यहाँ पे 1 है एंड अपॉन यहाँ पे जो y की कोफिशिएंट है वो माइनस का 5 है। तो देखिए ये क्लियर दिख गया कि a1/a2 ये नॉट इक्वल टू हो रहा है क्या, b1/b2, और इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो देख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन यानी इट मीन्स एक सॉल्यूशन होगा सिर्फ ये। अब चलिए हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सोल्व करेंगे केस स्टडी प्रॉब्लम। देखिए केस स्टडी फर्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि द फिगर गिवन अलोंग साइड शोन द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अप अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड क्लियरली इट इज अ पैराबोला। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि ये जो व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला वाटर लेवल से ऊपर, क्योंकि वाटर लेवल यहाँ है, इससे ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये व्हाइट कलर का जो है ये डाइविंग बोर्ड है। अब इस पे ये लड़की खड़ी हैं, यहाँ से वो जंप करती हैं, तो जंप करने के बाद जो उसका पाथ यानी रास्ता जो बन रहा है या पाथ जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है ये, और जो इस शेप का होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ भी मेंशन किया गया है कि ये एक पैराबोला पाथ है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level। अब कह रहा है ये जो डाइविंग बोर्ड है ये वाटर लेवल से 48 मीटर ऊपर है, वाटर लेवल यहाँ से है तो यहाँ से इसकी जो हाइट है 48 मीटर है। अब नेक्स्ट कह रहा है शी टूक अ डाइव इनटू द पूल, हर हाइट in feet above the water level at any time t in seconds given by the polynomial h of t such that। अब देखिए ये एक इक्वेशन दे दिया गया है, और किसकी इक्वेशन है, हाइट की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहने का क्या मतलब कि अगर आपको पता लगाना है कि जंप करने के बाद 2 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, तो बस आप टी की जगह क्या पुट कर दे, 2 पुट कर दे, तो आपको पता चल जाएगा कि जब वो जंप करी तो 2 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी रही होगी वाटर लेवल से। लेकिन आप जैसे पुट करने जाएंगे, जैसे टी की जगह आप 2 पुट कर दे तो देखिए क्या मिल जाएगा, एच ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसमें भी पुट कर देंगे इसमें भी पुट कर देंगे, लेकिन के की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप उसकी हाइट नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि हाइट निकालने से सबसे उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि ये जो डाइविंग बोर्ड है ये 48 मीटर अबव द वाटर लेवल है।
अब जस्ट जंप करने से जस्ट पहले पहले जो टाइम होगा वो क्या होगा, 0 सेकेंड होगा। जंप करने के बाद तो हम टाइम काउंट करना शुरू करेंगे ना। तो यानी देखिए, जब टाइम इक्वल टू 0 होगा, यानी वो अभी जंप करी नहीं है, जंप करने से जस्ट पहले पहले, तो उस समय जो उसकी हाइट है वो कितना वाटर लेवल से, 48 मीटर है। तो देखिए ये एच ऑफ टी किसकी इक्वेशन है, हाइट की ही तो इक्वेशन है। तो ये जो एच ऑफ टी दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बस अब इन दोनों की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो एच ऑफ टी क्या गिवन है, इज इक्वल टू -16t² एंड प्लस 8t एंड प्लस के। अब एच ऑफ टी 48 है, 48 रख दीजिए, इज इक्वल टू -16t², टी² 0 है, उसके बाद प्लस 8 एंड ये 0 एंड प्लस का क्या आ जाएगा, के। अब देखिए यहाँ से ये 0 है तो 48 इज इक्वल टू ये भी 0 बना देगा, प्लस 8 इंटू 0 ये भी 0 एंड प्लस का क्या आ जाएगा, ये के। सो के इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा अब आपको, 48, राइट। जब के मिल गया तो अब हमारा मेन इक्वेशन जो बन जाएगा एच ऑफ टी का, एच ऑफ टी का मेन इक्वेशन जो बन गया वो क्या हो जाएगा, -16t² एंड उसके बाद प्लस 8t एंड प्लस के। तो के की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दे, 48। ये मेन इक्वेशन अब बन गया। और क्वेश्चन नंबर 41 में भी हमें के की वैल्यू निकालना था, तो के की वैल्यू 48 आ गया, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो देखिए 42 में क्या कह रहा है कि एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। अब देखिए जैसे जंप करी तो जंप करने के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसे चलेगा। चलने के बाद जब वो वाटर लेवल को यहाँ टच करी होंगी तो कितना टाइम ले लिया गया होगा। इट मीन्स क्या होगा कि देखिए अब उसकी हाइट यहाँ तक तो 48 थी, फिर हाइट इंक्रीज करी होगी, यानी ऐसे इंक्रीज करते हुए हाइट फिर यहाँ से डिक्रीज करना शुरू किया होगा। तो जब वो वाटर लेवल को टच करी होंगी तो उस टाइम पे हाइट कितना रहा होगा, डेफिनेटली 0 रहा होगा। यानी कि एच ऑफ टी इस बार जो हमें मिला हुआ है वो क्या, 0। लेकिन एच ऑफ टी जब 0 था उस टाइम पे कितना टाइम हो गया, यानी कि टाइम क्या होगा। सिमिलरली हमें वो टाइम ही बताना है कि जब वो वाटर लेवल को टच करेंगी तो टाइम क्या होगा, यानी टी बताने। बस बहुत सिंपल है, फिर से आप क्या करें, ये जो इक्वेशन है एच ऑफ टी इसमें पुट कर दें। तो देखिए एच ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, -16t² एंड प्लस 8t एंड प्लस 48। अब एच ऑफ टी क्या हो जाएगा यहाँ, 0, तो 0 पुट कर दें, इज इक्वल टू -16t² एंड प्लस 8t एंड प्लस 48। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस का 8 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि तीनों टर्म में -8 कॉमन कर सकते हैं हम। तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 एंड यहाँ से आ जाएगा 2t² माइनस टी एंड ये भी माइनस हो जाएगा, 8 6 जा 48। अब देखिए ये माइनस का 8 मल्टीप्लाई में इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनल क्या मिल जाएगा आपको, 2t² माइनस टी एंड -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को हम -8 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2t² माइनस 4t एंड उसके बाद प्लस 3t एंड -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कीजिए दो दो का करके, तो 2t कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो t माइनस क्या आ जाएगा 2 एंड प्लस जब 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा t-2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगेन t-2 कॉमन कर लीजिए, t-2 जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखिए इधर क्या हो जाएगा, t-2 इज इक्वल टू 0 और 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कितना निकल के आ जाएगा 2 और यहाँ से t कितना निकल के आ जाएगा -3/2। अब देखिए यहाँ पे टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये जो वैल्यू हो गई हमारा क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा, कभी भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी ये, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो फाइनल जो टाइम पॉसिबल टाइम है वो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद। करेक्ट आंसर तो वैसे हो जाएगा हमारा क्या, बी, यानी 2 सेकेंड के बाद जो अनी है यहाँ अपने डाइविंग बोर्ड से जंप करने के बाद, डाइविंग बोर्ड से जंप करने के बाद वो वाटर लेवल को यहाँ टच कर जाएंगी 2 सेकेंड के बाद। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए 43 में क्या कह रहा है, रिताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल is given by the another polynomial p of t with zeros -1 and 2। अब देखिए एक रिताज दूसरी लड़की है जिसका कोई दूसरा पोलिनोमियल दिया गया है p of t। अब यही हमें बताना है कि p of t क्या होगा जबकि उसका जीरोस दे दिया गया है, -1 एंड 2 जीरोस दे दिया गया है।
तो सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए ना कि जब जीरोज गिवन होता है तो उस केस में हम पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए तो डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला मिल चुका था। अच्छा, पी ऑफ टी है तो यहाँ पे क्या चलेगा, पी ऑफ टी, यानी कि सिंपल सा हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी एंड प्लस क्या होता था, अल्फा बीटा। यही इक्वेशन चलती थी। तो देखिए पी ऑफ टी कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, पी ऑफ टी इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये ए है तो ए तो चलेगा ही, एंड उसके बाद टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, जीरोज होता था। तो देखिए जीरोज क्लियर इसमें कह रहा है कितना कि -1 + 2 है, तो हमें दोनों को तो यहाँ प्लस करना है। तो -1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। इट मीन्स, और प्लस अब बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टी ही आ जाएगा, एंड प्लस है तो ये प्लस। लेकिन अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा जैसे हम करेंगे -1 × 2 करेंगे तो ये फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, -2। अब ये माइनस जो है इस पहले प्लस को भी माइनस ही बना देगा, तो फाइनल ये मिल गया हमें। यानी पी ऑफ टी जो अब हमें मिल रहा है वो देखिए क्या मिल रहा है, ए4 कोई कांस्टेंट होगा जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस का 2 है। तो अब देखिए कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है, यानी कि टी एंड टू की जो कोफिशिएंट है वो तो माइनस में होनी चाहिए, टी की कोफिशिएंट प्लस में दिख गया, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। दूसरा अगेन यहाँ पे टू टी की जो कोफिशिएंट है वो किस में है, प्लस में है, तो ये भी ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन टी एंड टू जो दो, एक कांस्टेंट वाला टर्म है और टी वाला टर्म है, ये दोनों माइनस में होना चाहिए, जबकि यहाँ टी वाला तो टर्म माइनस में है बट ये प्लस में है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो फाइनल ऑप्शन होगा कौन सा हमारा, यही तो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखिए एक बार, -24t² है एंड प्लस का 24t है एंड प्लस 48 है। अब यहाँ से आप -24 कॉमन कर लीजिए, जैसे -24 हम कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, t² माइनस टी एंड 24 टू जा तो माइनस का 2। तो देखिए वही आया ना, t² माइनस टी एंड -2, और ये एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, -24। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। देखिए 44 में अगेन कह रहा है कि एक पोलिनोमियल क्यू ऑफ टी है, इस पर दूसरा कोई पोलिनोमियल क्यू ऑफ टी है विद सम ऑफ जीरोज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है -6 है, और कह रहा है मॉडलिंग अनोज हाइट इन द फीट अबव द वाटर लेवल एनी टाइम टी। और ये जो इक्वेशन है क्यू ऑफ टी वो अनु के हाइट की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब पूछ रहा है कि क्यू ऑफ टी क्या होगा, ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, सिंपल देख लीजिए कि सम ऑफ जीरोज 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -6 है, तो बस यही अगेन लगा दीजिए, यानी क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, ए इंटू टी² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी एंड प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो बस यहाँ से ये सब तो चलता ही रहेगा, ए यानी कि t² हो जाएगा एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज 1 दे रखा है तो 1 का टी में मल्टीप्लाई होगा तो टी ही आ जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -6, तो प्लस माइनस का ये क्या हो जाएगा, -6। अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, यानी कि t एंड 6 का जो साइन है वो नेगेटिव में होना चाहिए। देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 6 के साइन क्या है, नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा क्योंकि t का भी साइन नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा उसके बाद यहाँ हम आ जाते हैं तो टी के साइन नेगेटिव है बट ये जो है ये पॉजिटिव है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, सी। अगेन आप कॉमन कर ले यहाँ से -8, तो देखिए जैसे ही -8 हम कॉमन करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, -8t² प्लस 8t एंड उसके बाद क्या है, प्लस का 48। अब माइनस का 8 कॉमन कीजिए, जैसे कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, t² माइनस टी एंड -6। देखिए वही चीज़ तो t² माइनस टी -6। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 45 में कर लेते हैं, 45 में क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर ऑफ टी इज इक्वल टू -12t² प्लस k -3 इंटू टी प्लस 48 आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब इनके जीरोज जो है ना वो नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, तब पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट जीरोज हम लेट कर लेते हैं, क्या, अल्फा, पहले ही जीरोज जो है वो अल्फा हमने लेट कर लिया, तो दूसरा जीरोज क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फा। माइनस अल्फा क्यों, क्योंकि इसमें ही कह रहा है कि नेगेटिव जीरोज है एक दूसरे का। बस अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज लगा लेते हैं, यानी सम ऑफ जीरोज, इन दोनों जीरोज का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 एंड इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस बी होगा टी की कोफिशिएंट, ये क्या है, k -3, तो मेंशन कर लें k -3 एंड डिवाइडेड बाई ए।
ए होता है टी स्क्वायर की कोफिशिएंट होगा, तो -12 है तो माइनस का 12। अब देखिए यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो के साथ तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, आप ये देख लें यहाँ। तो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो ही दे देगा, इसका मतलब क्या हो गया, अब माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस के एंड माइनस माइनस प्लस 3, ये जो माइनस है ना इससे हम अपने के में मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से 3 में भी, तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। के को उसकी तरफ शिफ्ट कर दें तो देखिए 3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के, और के 3 इज इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या हुआ, के इज इक्वल टू भी 3 होगा, तो के की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 3। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अब हम केस स्टडी 2 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए तो आप इसको एक बार पढ़ ले, पढ़ने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, ये तो इसमें बस इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है क्या है हॉकी से रिलेटेड, तो हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए देखिए सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे, हमें निकालना है ई एच जे का सेंट्रॉइड ट्रायंगल। तो चाहिए देखते हैं सबसे पहले कि ई एच जे है कहाँ। देखिए ई एच जे, सबसे पहले ई हमने यहाँ देख लिया, तो अब ई का कोऑर्डिनेट मेंशन कर ले, ई का कोऑर्डिनेट ये रहा, तो 2 एंड 1 है, 2,1। ई उसके बाद क्या है एच, तो एच की कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, एच किधर, एच ये रहा एच, तो देखिए एच का कोऑर्डिनेट कितना है गिवन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स -2 एंड वाई कितना है 4, -2,4। उसके बाद कौन सा है जे, तो जे का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, जे किधर गया, ये रहा हमारा जे, तो देखिए ये क्या है -2, -2, -2, अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर आप इन तीनों को मिला दें ई एच जे, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर देगा ऐसे, यहाँ से देखिए, है ना। तो कह रहा है ये जो ट्रायंगल है इसका सेंट्रोइड क्या होगा, तो सीधा सीधा सेंट्रोइड के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डिवाइडेड बाय 3, एज सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डिवाइडेड बाय 3, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से सेंट्रोइड के लिए, पहले x वाले को सारे को प्लस कीजिए, देखिए ये प्लस का 2 माइनस का 2 तो कैंसिल हो जाएगा जब हम प्लस करने जाएंगे, तो सिंपल क्या बच जाएगा -2, तो ये मिल जाएगा -2/3। वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 4 और 1 5, और 5 में से 2 चला जाएगा यानी कि 3, और 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, तो जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें वो क्या मिलेगा -2/3, 1। तो ऑप्शन में देख लेते हैं -2/3, 1 कहाँ है, -2/3, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी such that A, P and G are in the straight line, then the possible of the position of P will be given by, यानी इसमें सिंपल कह रहा है कि A एंड G के बीच इक्वल डिस्टेंस में हमें प्लेस करना है किसको, प्लेयर P को होना चाहिए, तब उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, प्लेयर P की। अब देखिए A एंड G है, इसके बीच में हमें रखना है P को, तो पहले A एंड G देख लेते हैं है कहाँ। देखिए ये रहा हमारा A एंड उसके बाद ये रहा G, तो ए का कोऑर्डिनेट देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 है एंड ये 6 है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया वो मिल गया 3,6, एंड उसके बाद जी यहाँ पे है, तो जी का कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या मिल रहा है आपको, तो जी का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा हमारा x1 है एंड y -3, x1 एंड y -3। अब देखिए इन दोनों के बीच में, यानी कि अगर ये a हो गया और ये g है, ए एंड ये जी, इन दोनों के बीच में हमें प्लेस करना है इक्वल डिस्टेंस पे, प्लेयर किसको, पी प्लेयर को प्लेस करना है, इसका क्या मतलब होगा कि पी जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया ए जी का, तो हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता देना है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स में एक्स को प्लस कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 + 1 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, दूसरा 6 + 3, लेकिन ये तो माइनस है तो माइनस का ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनल ये मिल जाएगा 2, एंड 6 में से 3 जाएगा 3, तो 3/2 ही रह जाएगा ये, यानी कि जो प्लेयर पी की पोजीशन होनी चाहिए वो 2,3/2 होना चाहिए, तो प्लेयर पी की पोजीशन क्या होना चाहिए 2,3/2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं।
देखिए 48 में क्या है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई। आई एंड ई से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं, आई एंड ई से इक्वी डिस्टेंस। तो देखिए आई का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये पॉइंट रहा आई, यहाँ जो आपको दिख रहा है, तो इसका आई का यानी एक्स कितना हो जाएगा -1, आई की कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 एंड कॉमा 1, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है। दूसरा हमें ई का कोऑर्डिनेट देखना है, तो ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, ये तो एक्स की 2 रहा एंड वाई का 1 रहा, तो ई का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा 2,1। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट बताना है। ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट बता देना है। मान लीजिए कि ये पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, x,0 ले सकते हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि इस वाले पॉइंट का भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये मान लिया हमने, जैसे आई, तो आई इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वह -1,1 एंड दूसरा डिस्टेंस है ये, इसको हम कह सकते हैं 2,1। अब कह रहे हैं ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, आई है और ये ई है। चलिए इस वाले पॉइंट को अगर हमने पी कह दिया, इस या फिर कुछ और कह लेते हैं, चलिए इसको हम कह लेते हैं एम। इसका क्या मतलब हो गया कि एम आई इज इक्वल टू होगा एम ए। तो बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों को इक्वल निकाल लेते हैं। तो x माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा ये, और स्क्वायर रूट के अंदर में तो प्लस 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही। एंड सिमिलरली इधर भी स्क्वायर रूट एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर चलेगा इधर, एंड प्लस 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, एंड प्लस का 1 है तो 1। सिमिलरली यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा एंड प्लस का 4 एंड प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद ये जो 4x है इसको इसकी तरफ लेके आ जाइए, 2x प्लस 4x हो जाएगा एंड इज इक्वल टू एक 1 से 1 भी कैंसिल ही कर दीजिए, तो फाइनल कितना बचेगा यहाँ पे 4, और इसको इसकी तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा तो 4 माइनस 1 डेट इज 3, तो 4 प्लस 2 6x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ। यानी जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हाफ कॉमा 0, 1/2 कॉमा 0। तो चलिए आंसर देख लेते हैं 1/2 कॉमा 0 कहाँ है। 1/2 कॉमा 0 ऑप्शन नंबर ए ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। देखिए 49 में क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ प्लेयर क्यू सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई। तब कह रहा है कि के, अच्छा के क्यू एंड ई आर कोलिनियर, तब पूछा जा रहा है कि ये कोलिनियर भी है क्या। तो चलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्यू की पोजीशन बतानी, लेकिन कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस, के से डबल डिस्टेंस होना चाहिए किसका, ई का। अब आइए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मेंशन करना है, यानी कि के क्यू ई। तो देखते हैं के क्यू ई कहाँ है। तो ये तो रहा हमारा के, उसके बाद क्यू, क्यू को हमें प्लेस करना है और किसके, ई के, लेकिन इस तरीके से प्लेस करना है कि के से जो डिस्टेंस हो ना वो ट्वाइस हो। तो देखिए हम इसको ग्राफ से भी यहाँ से भी देख के कर सकते हैं कितना यूनिट डिस्टेंस है। एक यूनिट ये हो गया, ये दूसरी यूनिट, ये तीसरी यूनिट, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो क्लियर इसमें कह रहा है कि जितना डिस्टेंस ई से होगा उसका डबल डिस्टेंस के की तरफ से होना चाहिए, के की तरफ से डबल डिस्टेंस होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम इधर से टोटल 6 यूनिट है, देखिए तो 6 यूनिट को हमें ऐसे बांटना पड़ेगा। अगर हम ई की तरफ से 2 यूनिट लेते हैं तो के की तरफ से हमें कितना लेना पड़ेगा, 4, जब ही तो 2 टाइम्स हो जाएगा। आप देखिए 2 का डबल भी है 4, तो बस इधर से सीधा सीधा 4 यूनिट ले लीजिए ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और ये 4 यूनिट। यानी जो पॉइंट हो जाएगा वो ये होगा हमारा स्ट्रेट लाइन पे, इस पे यहीं पे लेना पड़ेगा क्यू। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ सॉरी ये नहीं, इससे ऊपर, क्योंकि यहाँ है के ई एंड ई, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 0,1। तो जो 49 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0,1 ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप इसको ना ऐसे भी लिख कर सॉल्व कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट लिख ले यहाँ पे के का एंड यहाँ पे ई का,
और दोनों लाइन सेगमेंट को जो क्यू है वो डिवाइड करेगा। मान लीजिए क्यू है ये, तो ये डिवाइड करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2:2 टाइम्स होना चाहिए, तो ये 2 चलेगा और ये 1 चलेगा, 2:1 पे चलेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और के का कोऑर्डिनेट देख लें यहाँ से और फिर ई का भी कोऑर्डिनेट देख लें। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 50 कह रहा है द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है इसकी तरह 48 की तरह, तो ये आप सोल्व कर लेंगे इसको।